नमस्कार बच्चों, हमने पहले इस अध्याय में पढ़ लिया था कि मनुष्य की प्रकृति क्या है। मनुष्य की सच्ची सहचरी है। प्रकृति ने हमेशा मनुष्य का क्या दिया है, साथ दिया है। लेकिन आज मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए क्या करता जा रहा है, प्रकृति का विनाश करता जा रहा है। प्रकृति के संतुलन को क्या कर रहा है, बिगाड़ रहा है। तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसके इस कृत्य को क्या करें, रोकें। क्योंकि लेखक ने बताया था कि मनुष्य प्रकृति को बचाए रखने के लिए ऊंचे ऊंचे क्या दिखाते हैं, आदर्श दिखाते हैं, किंतु उसे बचाने के लिए कोई उपाय नहीं करते। यानी हम क्या करते हैं बच्चे, देखो, प्रकृति के संरक्षण की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उसके लिए कोई उपाय नहीं करते। लेकिन इन दिखावटी आदर्शों को केवल मनुष्य ही जानते हैं। पशु पक्षियों के लिए इसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि मनुष्य अपने स्वार्थों के लिए उसे बर्बाद करते हैं। हम पेड़ पौधों को काटते रहते हैं और उनके संरक्षण का कोई भी प्रयास नहीं करते। हमारे विचार से पेड़ पौधे भी अपने सुख दुख की गाथाएं मनुष्य के सामने प्रकट करते हैं, किंतु मनुष्य उनकी भावनाओं को समझ पाने में समर्थ नहीं रहते हैं। वनस्पति विज्ञान के अनुसार दुख आने और मनुष्य द्वारा क्षति पहुंचाने पर पेड़ पौधे मनुष्य की तरह रोते हैं। देखिए बच्चे, मनुष्य पेड़ पौधों को भी हमने क्या कहा है, एक सजीव वस्तुओं में ही रखा गया है। जिस प्रकार मनुष्य को दुख होता है, वेदना होती है, उसी प्रकार पेड़ पौधे भी मनुष्य की तरह क्या करते हैं, रोते हैं, तथा वे अपनी खुशियां भी क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। अब लेखक देखो क्या कहता है कि एक जमाना था जब देहात के और जंगल के पशुओं के साथ अपनी आत्मीयता में ज्यादा महसूस करता था। जब मैं सिंहगढ़ पर था तब पक्षी मुझे अपनाते थे और अपने बारे में उनका विश्वास देखकर मुझे धन्यता महसूस होती थी। अब लेखक क्या बताता है कि पहले के जमाने में क्या होते थे, जब वह गांव या जंगलों के आसपास रहता था तो वहां के जो जानवर होते थे वो लोगों से डरते नहीं थे, बल्कि उनके साथ अपनी आत्मीयता प्रकट करते थे। लेखक कहता है कि जब वह सिंहगढ़ पर रहता था तब सारे पक्षी उसे अपनाते थे, क्योंकि लेखक का पशु पक्षियों के प्रति असीम प्रेम था। इसीलिए पक्षी भी उसे क्या करते थे, अपनाते थे। क्योंकि देखिए बच्चे, पशु पक्षी जानवर कोई भी हो, सब प्रेम की भाषा ही समझते हैं। यदि हम उनके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करेंगे तो वो भी हमारे उस प्रेम को क्या करेंगे, स्वीकार करेंगे। हिमालय में कभी कभी नाटे बने हुए मनुष्य और जानवरों को देखकर दुख होता है कि उनका सारा विषम जीवन क्रम मेरी नजर के सामने से गुजरता है। अब देखिए बच्चे, जंगलों में रहने वाले और हिमालय पर्वत के आसपास रहने वाले जो लोग हैं, उनका जो जीवन है वो बहुत कष्ट भरा होता है। ठीक है, उन्हें अपने जीवन में क्या करना पड़ता है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन यह तो उनको देखता हूँ तब तक ही, बाकी समय तो पेड़ पत्तों से और उनके बीच से रास्ता निकालने वाले झरनों से अपनी आत्मीयता जागती है और फिर जीवन का विचार करते वर्षों की गिनती नहीं बल्कि शताब्दियों से गिनती चलती है। ठीक है, अब लेखक क्या कहता है, लेकिन पेड़ पौधों के बीच में से भी वो लोग क्या कर लेते हैं, रास्ते बना लेते हैं। बड़े बड़े पत्थरों को काट कर भी वो लोग क्या कर लेते हैं, अपने संघर्ष के रास्ते बना लेते हैं। ठीक है, और फिर जीवन पर क्या करते हैं, विचार करते करते उनको वर्ष ही नहीं बल्कि शताब्दियां क्या हो जाती हैं, बीत जाती हैं। आगे लेखक क्या कहता है कि देहरादून के पास गुच्छू पानी और सहस्त्र धारा देखने गया था। वे प्रश्न किसी तरह भुलाए नहीं जा सकते। अब देखिए बच्चे, मैंने आपको क्या बताया कि जो लेखक है वो प्रकृति प्रेमी है, इसीलिए वो प्रकृति के साथ यहाँ से वहाँ क्या करता रहता है, घूमता रहता है। इसी घूमने के उद्देश्य से लेखक कहाँ गया था, देहरादून गया था। देहरादून में क्या है, गुच्छू पानी और सहस्त्र धारा वहाँ के मतलब प्राकृतिक स्थल है जिन्हें लोग बहुत ज्यादा देखने के लिए जाते हैं। ठीक है, वहाँ के जो उसके प्रसंग हैं, जो अनुभव हैं, लेखक उनको अपने जीवन में कभी नहीं भूल सकता। हजारों साल का उनका चरित्र समझने का प्रयत्न करते मुझे मुश्किल नहीं होती और वहाँ के अनेक चिंदी वाले पत्थरों को हाथ में लेते ही भूभर विद्या की मदद से उनकी जन्म कथा के साथ में समरस होता था। अब लेखक क्या है कि यहाँ तक कि नदियों में पड़े रहने वाले की पत्थरों से भी अपना क्या करता है, जुड़ाव महसूस करता है और उनकी कथा को वह जीवन में कभी भी नहीं भूल सकता। 5-7 हजार फुट की ऊंचाई पर मसूरी में जाने के बाद लगता है कि यहाँ के जंगलों पर साम्राज्य का उपभोग करने वाले बादल ही मेरे समकक्षी हैं। ठीक है, अभी तक देखिए बच्चे, लेखक जंगलों में जाता था तो उसे लगता था कि वहाँ के पक्षियों के द्वारा उसे पूरे जंगल का वृत्तांत क्या किया जाएगा, सुनाया जाएगा। यानी जो पशु पक्षी हैं वो उसे पूरे जंगल के बारे में क्या करेंगे, बताएंगे। लेकिन मसूरी जाने पर वहाँ पर आसमान में घिरे काले काले बादलों को देखकर लेखक को लगा कि उसे वहाँ अब बादल ही क्या करेंगे, संपूर्ण प्रकृति का परिचय देंगे। इसीलिए वो कहता है कि जब वो मसूरी गया था तो मसूरी में हजारों फुट की ऊंचाई पर उड़ने वाले पक्षियों और बादलों को देखकर लेखक के
मन में विचार आया कि वह पक्षी होकर नहीं लेकिन बादल होकर वहां के पर्वतों के शिखरों के बीच व्योम व्यवहार जरूर करेंगे। अब तक बच्चा जब देखिए लेखक जब जंगलों में जाता था तो वह स्वयं को एक पक्षी के समान मानता था कि वह पक्षी की तरह पूरे जंगलों में क्या करेगा, भ्रमण करेगा। लेकिन जब वह मसूरी की पहाड़ियों पर गया तो उसने वहां क्या देखा कि वह बादलों की तरह अब क्या करेगा, संपूर्ण मसूरी का क्या करेगा, भ्रमण करेगा। इन चिर हिम शिखरों में और इन पर विहार करने वाले बादलों में मनुष्य को महान सूचना देने की शक्ति है, इसलिए उनके दर्शन को तरसता हूँ। ये बादल देखते ही देखते अपना आकार, अपना स्वरूप और अपना गठन भी बदलते रहते हैं। बादल आगे पीछे ऊपर नीचे दशों दिशाओं में उड़ते हैं। अब देखिए मसूरी पर विहार करने पर, घूमने पर लेखक ने बादलों को क्या माना कि जो बादल है वो मनुष्य को सूचना देने का भी क्या करते हैं, कार्य करते हैं, इसीलिए वो उनके दर्शन को क्या करते हैं, तरसते हैं। आपने देखा कि बच्चे बादल अपना आकार, अपना रूप, रंग, अपनी कद यानी अपना छोटा बड़ा आकार सब कुछ क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। बादल आगे पीछे ऊपर नीचे किसी भी दिशा में क्या कर सकते हैं, उड़ सकते हैं, फूलते हैं और पिघल जाते हैं। क्षण में सफेद, क्षण में श्याम और क्षण में वर्णविहीन। क्या आपने बच्चे अगर आसमान में बादल देखे होंगे तो कभी बादल आपको कैसे लगे होंगे, काले लगे होंगे, कभी सफेद लगे होंगे और कभी आपको उनमें कोई रंग ही नजर नहीं आया होगा। ये बादल कहते हैं परिवर्तन से न अकुलाना हमारा व्रत है। क्योंकि देखिए बच्चे परिवर्तन क्या है, जिंदगी का नियम है कि जीवन में परिवर्तन होते रहते हैं, इसीलिए हमें परिवर्तनों से घबराना नहीं चाहिए बल्कि परिवर्तन का आनंद लेना और बाद में उससे परे होना ही हमारी सच्ची जीवन साधना है। कि जीवन में परिवर्तनों को हमें स्वीकार करना चाहिए और उनसे क्या करना चाहिए, उनका आनंद लेना चाहिए, उनसे शिक्षा लेनी चाहिए और यही हमारी क्या है, जीवन साधना है। यह कहते कहते ये बादल बारिश बन गए और उन्होंने हमें नक्शखांत भिगो दिया। ठीक है, अब लेखक ये सब सोच ही रहा था कि क्या हुआ। अभी तक लेखक बादलों के रूपों के बारे में सोच रहा था कि अचानक बादल क्या हो गए, बरसने लग गए और उसने क्या करा, लेखक को सिर से लेकर पैरों तक क्या कर दिया, भिगो दिया। ठीक है, समझ में आया। आइए बच्चों अब थोड़ा इनके प्रश्न उत्तर को देख लेते हैं कि आपने इनके प्रश्नों को करना है। अब देखिए लेखक क्या बताता है कि लेखक के अनुसार हम प्रकृति से क्यों बिछड़ गए हैं। क्यों बिछड़ गए हैं ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आज जो मनुष्य है वो क्या करने लगा है कि उसका क्या हो चुका है, प्रकृति के साथ जो सानिध्य है वो बिल्कुल क्या होने लग गया है, खत्म होने लग गया है। आज मनुष्य अपने जीवन में इतना व्यस्त हो चुका है कि उसके पास ठीक है प्रकृति के लिए क्या है, समय ही नहीं है और उसने अपने लिए क्या कर ली है, कृत्रिम दुनिया खड़ी कर ली है। अगला क्वेश्चन है, मानवता के ऊंचे ऊंचे आदर्श पशु पक्षी क्यों नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि पशु पक्षियों का मानव जाति के प्रति बहुत कड़वा अनुभव है, इसी कारण वे मानवता के हमारे ऊंचे ऊंचे आदर्श नहीं जानते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, हिमालय के मनुष्यों और जानवरों को देखकर लेखक को दुख क्यों होता है। क्यों होता है कि हिमालय में रहने वाले मनुष्य और जानवरों का सारा जीवन क्रम विषम परिस्थितियों से भरा रहता है, इसी कारण उन्हें देखकर लेखक को दुख होता है। अगला क्वेश्चन है, मसूरी की यात्रा पर जाने के बाद लेखक को कैसा लगा। कैसा लगा कि मसूरी की यात्रा पर जाने के बाद लेखक को लगा कि वहाँ के जंगलों पर साम्राज्य करने वाले बादल ही उसके समकक्षी हैं। समकक्षी यानी उसके असली मित्र हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, किसी पहाड़ के शिखर पर खड़ा होने पर लेखक को कैसे लगता है। अब कैसे लगता है, किसी पहाड़ के शिखर पर खड़ा होने पर लेखक स्वयं को एक विशाल विश्व का निवासी मानकर अपना जीवन सार्थक करता है। ठीक है, आगे देखिए बच्चे जो प्रश्न हैं जो आपको थोड़ा विस्तार से देने हैं। देखिए पहला प्रश्न है, लेखक के प्रकृति प्रेम को देखकर कुछ व्यवहार कुशल लोगों ने उनसे क्या पूछा। क्या पूछा है कि लेखक के प्रकृति प्रेम को देखकर कुछ व्यवहार कुशल लोगों ने उनसे पूछा कि उन्हें पेड़ पौधों, बादल, कोहरा और बर्फ के शिखर से क्या लेना देना है। वह उनके दर्शन और सानिध्य के लिए क्यों तरसता है, उन्हें इन पहाड़ों को देखने से क्या मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, कुछ लोगों ने लेखक की आलोचना करते हुए क्या कहा, लेखक ने उसका क्या उत्तर दिया। अब देखिए कि आलोचना करते हुए लोगों ने क्या कहा है कि वे अफ्रीका के जंगलों में अपनी जान जोखिम में क्यों डालते हैं, वे अपनी जिंदगी के कीमती दिनों को इस तरह क्यों बर्बाद करते हैं, वे लेखक द्वारा उनके बारे में किताब लिखने की भी आलोचना
करते हैं। अब लेखक इसका क्या उत्तर देते हैं कि वह भी पेड़ पौधों और पशु पक्षियों में से एक प्राणी है और भूल से उन लोगों की सियानी दुनिया में आ गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि लेखक का पशु पक्षियों से परिचय होने पर वे उसे किस प्रकार देखते हैं। ठीक है, लेखक का पशु पक्षियों से परिचय होने पर वे उसे अपना शुभ चिंतक मानते हैं। पेड़ और पत्ते उसके साथ बातें करते हैं। वे विश्वास पूर्वक लेखक के समक्ष अपने सुख दुख की गाथाएं प्रस्तुत करते हैं। पशु पक्षी भी लेखक की आंखों में आत्मीयता देखते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार हमें बादलों से क्या शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। क्या शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि हमें बादलों से परिवर्तन से व्याकुल न होने और परिवर्तन का आनंद लेने की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। इसके साथ ही परिवर्तन का आनंद लेकर उससे दूर रहकर जीवन साधना भी पूरी करनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है, मसूरी में हजारों फुट ऊंचाई पर पड़ने वाले पक्षियों और बादलों को देखकर लेखक के मन में क्या विचार आया। क्या विचार आया कि मसूरी में हजारों फुट ऊंचाई पर उड़ने वाले पक्षियों और बादलों को देखकर लेखक के मन में विचार आया कि वह पक्षी होकर नहीं लेकिन बादल होकर वहां के पर्वतों के शिखरों के बीच व्योम व्यवहार जरूर करेंगे, यानी पूरे आकाश में भ्रमण करेंगे। समझ में आया। अब देखिए बच्चा, अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखें। प्रकृति का सानिध्य पाठ के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, काका साहब कालेकर या मुंशी प्रेमचंद। तो इसके कौन है? काका साहब कालेकर। आगे है, लेखक के अनुसार अपरिचय की भड़क मिटाने के बाद उसके साथ कौन बात करते हैं? पशु और पक्षी। गुच्छू पानी और सहज दरा किस शहर के पास स्थित है? देहरादून के पास। निम्नलिखित में से कौन अपना रंग रूप आकार और स्थान बदलते हैं? कौन बदलते हैं? बादल। लेखक के अनुसार परिवर्तन से व्याकुल नहीं होने की प्रेरणा हमें किससे मिलती है? बादलों से मिलती है। ठीक है, अब ये प्रश्न आपको क्या करने हैं? अपनी कॉपी में करने हैं। देखिए बच्चों, मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर इसका PDF भी भेज दूंगी। आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छे से रीड करना है और फिर इसके प्रश्नों के उत्तर करने हैं।